नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। 15 संभाग 15 खबर लेकर मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं। बड़ी खबरें कौन सी है ये हम आपको बताएंगे, आपकी जिले की खबर कौन सी है ये भी बताएंगे। कुछ अच्छी तस्वीरें भी होंगी, कुछ हैरान कर देने वाली खबरें भी होंगी। तो हम सभी खबरों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें, देश की तमाम बड़ी खबरें। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस को दी 4 दिन की और न्यायिक हिरासत। शिमला में पीएम नरेंद्र मोदी ने की जनसभा, कांग्रेस पर किया हमला। बोले कांग्रेस ने किए एक भी वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस ने झूठा खेल खेला है। दिल्ली के शाही परिवार ने हिमाचल को धोखा दिया। पीएम मोदी ने ओबीसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। बोले इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाला, संविधान की धज्जियां उड़ाई। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंडी गठबंधन बौखलाई हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। हजारों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। राज्य में 1 जून को होने हैं मतदान। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में की जनसभा। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधकर बोले ये गठबंधन हमें पीओके से डरने की नसीहत देता है। हम बीजेपी वाले पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते। पीओके हमारा है और हमारा रहेगा, हम उसको लेकर रहेंगे, यह भाजपा का संकल्प है। कन्हैया कुमार कोई चुनौती नहीं। कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने लिख दिया है अपना अंतिम अध्याय। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बयान दिया। दिल्ली की सभी सीटों पर कल होंगे मतदान, इसे लेकर मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी। पंजाब को साधने में जुटी कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पंजाब में प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे चुनाव प्रचार। सोनिया गांधी ने की दिल्ली वासियों से अपील। लोगों को कहा इंडिया गठबंधन को वोट देने से मिलेगा बेहतर रोजगार। पीएम मोदी ने पंजाब में चुनावी रैली कर कही बड़ी बात। जनसभा को संबोधित कर बोले मोदी, अगर मोदी सत्ता में होता तो 1971 में करतारपुर साहिब पाकिस्तान से वापस ले लेता। चर्चाओं में आया आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा बिहार में माहौल है टनाटन, बीजेपी होगी सफाचट सफाचट। इंडिया गठबंधन को वोट मिल रहे हैं ठकाठक ठकाठक। प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की उठी मांग। कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग डेटा पब्लिश को लेकर हुई सुनवाई। ईसी ने कहा मतदान के 48 घंटे के बाद मतदान के आंकड़ों को जारी करना गलत, इससे अगले चरण के चुनाव में हो सकती है धांधली। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी पर कही बड़ी बात। कहा मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस बार के चुनाव में पीएम केवल फोटो और डंडे में सीमित रह जाएंगे। ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा। 10 लोगों की मौत हुई, 64 लोग घायल हुए। 4 कंपनियां जलकर हुई खाक। 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। नारायणपुर में मारे गए नक्सलियों के शवों को लेकर लौटी जवानों की टीम। मुठभेड़ में 8 नक्सलियों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में अब लू का दौर। 24-25 मई को कई शहरों में चलेगी लू। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ में गर्मी का दौर जारी। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक तापमान स्थिर रहेगा। छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल। घर घर दिया जाएगा न्योता। सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा। बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव के दिन वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की रेवोल्यूशन रीचेकिंग के लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख थी। और आइए अब शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। और सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। गुड न्यूज है मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहां पर देश के कोने कोने से, विदेश से तमाम संख्या में लोग आ रहे हैं जिन्हें हम पर्यटक कहते हैं। और मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में नया रिकॉर्ड बनकर सामने आया है। साल 2023 में मध्य प्रदेश में देसी हो या विदेशी 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश देखने पहुंचे हैं, यहां घूमने आए हैं, यहां को पहचानने आए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है। पहली पसंद यहां पर उज्जैन रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए। लगभग आधे लोग यहीं पहुंचे हैं। इस साल भी अप्रैल मई में 45 लाख भक्त पहुंच चुके हैं। मैहर है, इंदौर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर में भी यहां पर वो जगह बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। राजधानी भोपाल 10वें नंबर पर रही। तो ऐतिहासिक धरोहर से परिपूर्ण मध्य प्रदेश की यह धरती
गौरवशाली यहाँ का इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध वन्य जीव और आध्यात्मिक अनुभव के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं बड़ी संख्या में लोग। और आपको ये भी बताएंगे हम कि ये कितना खास है, कुछ आंकड़े हैं वो भी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये आंकड़ा सामने आया तो प्रतिक्रिया भी सामने आई है, सुनिए। पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस बार जनवरी से लेकर अभी तक 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए हैं। यह चीता स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर उन्नति और प्रगति कर रहा है। आप सभी को पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज 24 मई है। 24 मई को मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी, यानी कि पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। लिहाजा आज के दिन ये आंकड़े सामने आना, वो भी अच्छे आंकड़े सामने आना बड़ी बात है। अब आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि ये क्या कहता है एमपी। अजब है, सबसे गजब है। दरअसल 2023 में कुल 11 करोड़ 21 लाख देशी विदेशी पर्यटक यहां पहुंचे। बड़ी बातें इन आंकड़ों की आपको बता रहे हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या इन 11 करोड़ में थी लगभग 2.25 लाख से ज्यादा, 1,83,000। इतनी बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश पहुंचे। 2022 में 3 करोड़ 41 लाख पर्यटक यहां पर आए थे। तो आप सोचिए कि 3.5 करोड़ से सीधे आंकड़ा पहुंचा है 11 करोड़ 21 लाख तक। सबसे ज्यादा उज्जैन में 5 करोड़ 28 लाख लोग पहुंचे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सबसे अनूठा है। महाकाल लोक बनने से यहां पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यटक यहां पर सबसे ज्यादा आ रहे हैं और इसलिए एमपी सबको भा रहा है। लोगों के दिल में है एमपी। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम का 8 महीने पहले ही उद्घाटन किया गया था, पिछले साल सितंबर में। तो उसके बाद से लगातार यहां पर सैलानियों की संख्या बढ़ी है। एमपी अजब है, सबसे गजब कैसे है? क्योंकि मैहर है, इंदौर है, चित्रकूट है, ओंकारेश्वर है। ये वो शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इंदौर को देखने के लिए, छप्पन के मार्केट को देखने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा दर्शक वहां पर पहुंचे हैं और जायका लिया है इंदौर का। सबसे खास बात यह है कि पचमणी और नर्मदापुरम, पचमणी बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में, 23 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं। ये सिर्फ 1 साल का डेटा है 2023 का। आज मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का स्थापना दिवस भी है, जिसके लिए ये आंकड़े सामने आए हैं। अब हम आपको फ्यूचर प्लान भी बताते हैं कि कैसे और ज्यादा पर्यटक बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का जो प्लान किया जा रहा है तैयार, उसको देखते हुए ही यहां पर यह प्लान तैयार किया गया है ताकि धार्मिक माहौल बने। पर्यटन विभाग का प्लान, टॉप 10 में से 5 जगह धार्मिक पर्यटन क्षेत्र हैं, ये पर्यटन विभाग महसूस कर रहा है। लिहाजा इसके बाद जो प्लानिंग की गई, ये सरकार की योजनाएं हैं, तो संख्या बढ़ेगी। आध्यात्मिक लोक धाम का मध्य प्रदेश में स्थापना की जा रही है। कई जगहों पर लोक बन रहे हैं। उज्जैन के अलावा मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर और सलकनपुर पसंदीदा धार्मिक स्थल दुनिया के लिए, देश के लिए मध्य प्रदेश में बना हुआ है। सलकनपुर में क्या बनने जा रहा है, तस्वीर आपको दिखाएंगे। सलकनपुर माता की तस्वीर आप देखिए, दर्शन भी कर लीजिए। सलकनपुर में बनेगा देवी लोक, और सलकनपुर में देवी लोक के साथ साथ क्या और जगह, दूसरी जगह प्लानिंग की जा रही है, ये भी आप जान लीजिए। ओरछा में क्या बनेगा, राजा राम लोक। राजा राम लोक ओरछा में बन रहा है, तैयारियां की गई हैं, सरकार की प्लानिंग है। ओरछा में राजा राम लोक बनेगा। छिंदवाड़ा में हनुमान लोक बनाया जा रहा है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो ये बताता है कि पर्यटन विभाग की अगली तैयारी क्या है। साथ ही साथ चित्रकूट में श्री राम वन गमन पथ ये तैयार किया जा रहा है, और ये बताता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार की योजनाएं हैं। आज 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचे हैं और अब ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। एमपी टूरिज्म विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इलैया राजा एमपी पर्यटन विकास निगम के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में आज पहुंचे हुए थे। उन्होंने विस्तार न्यूज संवाददाता अंजलि से खास बातचीत की है। कहा है कि एमपी टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, होटल में गेस्ट आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नए होटल्स खुल रहे हैं, पर्यटन स्थल पर काम किया जा रहा है। सुनिए। प्रदेश पर्यटन विकास निगम का 46वां स्थापना दिवस है, विशेष मौका है। विकास की बात कर लेते हैं। पिछले वर्षों के आंकड़े अगर देखे जाएं तो कितना विकास पर्यटन विभाग में हुआ है?
और लगातार बढ़ रही है। मतलब है ना, पिछले साल सिर्फ देखे तो मतलब 5,32,000 की गेस्ट हैं हमारे हुए। सबसे सर्वाधिक है ना गेस्ट है मतलब मध्य प्रदेश पर्यटन निगम होटल का। अभी भी है ना वन ऑफ द बेस्ट होटल्स है ना। बहुत सारे ऐसे इंटीरियर डेस्टिनेशन में जाएंगे तो हमारी है ना प्रेजेंस है, वो हमारी है ना कर्मचारी बहुत अच्छे सेवा भी करता है। हमारी होटल भी वेल मेंटेन्ड है। आप दूसरे प्रदेश का है ना इस प्रकार के होटल्स का ना देखेंगे, उसे हम लोग है ना फॉर अच्छा काम कर रहा है उससे। और हमारी ऑक्यूपेंसी भी है ना मतलब है ना वन ऑफ द बेस्ट रखा है अभी तक का। और हम लोग लगातार अभी 1400 रूम्स है, 1400 रूम्स है, उससे लगातार कैपेसिटी एडिशन कर रहा है। इसी साल में और भी है ना नया है ना प्रॉपर्टीज़, नया होटल्स है ना खुलने के लिए भी है ना प्लान है। उसके साथ साथ पर्यटन विकास निगम अपना पर्यटन स्थल की है ना कितने भी है ना प्रोजेक्ट्स हैं वो भी है ना एग्जीक्यूट करता है। सो पर्यटन स्थल को विकसित करना, उनके ना सुविधाएं देने का जिम्मेदारी भी है ना पर्यटन विकास निगम के पास है। ठीक है, तो ये हैं एमपी टूरिज्म के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इलैया राजा जी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म लगातार विकसित हुआ है और आने वाले सालों में भी लगातार विकास और देखा जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंजलि, विस्तार न्यूज़। तो एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। 2023 के आंकड़े हमने आपके सामने रखे, प्लान भी, फ्यूचर प्लान बताया कि किस तरह से आगे काम किया जाएगा। लेकिन इस समय दौर है भीषण गर्मी का, और भीषण गर्मी का असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी लगातार जारी है। सड़कें चौराहे सुनसान हैं, लेकिन यहाँ के जो भव्य और दिव्य पर्यटक स्थल है, यहाँ पर सैलानी नहीं पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है गर्मी, जिसके चलते लोग परेशान भी हैं और अब वो घर पर ही रह रहे हैं बजाय घूमने के। इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक तरफ पर्यटन विभाग की तरफ से जारी पर्यटकों की संख्या के आंकड़े से मध्य प्रदेश गदगद है, तो दूसरी तरफ लगातार पड़ रही गर्मी पर्यटकों के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ सड़कें और चौराहे ही नहीं बल्कि खूबसूरत पर्यटन स्थल भी वीरान पड़े हुए हैं। हालत ये है कि देश का सबसे खूबसूरत ग्वालियर किला इस समय भीषण गर्मी के चलते सन्नाटे में है। जहां कभी हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक किले का दीदार करते थे, आज भीषण गर्मी के चलते एक भी पर्यटक दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा प्रसिद्ध मोहम्मद गोस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, गुजरी महल समेत दर्जनों पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा छाया हुआ है। आपको ये बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालत ये है कि पिछले एक सप्ताह से यहाँ 45 डिग्री से अधिक तापमान लगातार चल रहा है, और यही वजह है कि गर्मी के चलते पर्यटन स्थलों पर 90% तक पर्यटकों की कमी दिख रही है। जी बहुत ज़्यादा गर्मी है काफ़ी लेकिन हाँ एंजॉय करने आए, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे के साथ। इसकी फर्स्ट ट्रिप है। गर्मी अब परेशानी क्या, अब धूप इतनी है तो परेशान तो होंगे ही, काफ़ी परेशान हो गए। परेशानी आ रही है पर लिमिटेड छुट्टियां हैं तो इन्हीं के बीच में एंजॉयमेंट तो करना ही है, पर्यटन स्थल भी घूमना है। इसको गर्मियों को देखते हुए फिर इसमें थोड़ा सा अपना सेफ्टी में अपने बचाते हुए पानी का और ग्लूकोन डी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पर्यटन स्थल पर अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से सभी पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भारी कमी है। रोज लगभग हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटक अब गिने चुने दिख रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है भीषण गर्मी, क्योंकि गर्मी के चलते सभी पर्यटक स्थल भट्टी की तरह तप रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और गर्म लू चल रही है, यानी गर्म हवाएं चल रही हैं। इस कारण लोग घरों के अंदर कैद हैं। यही वजह है कि ग्वालियर के सबसे खूबसूरत कई दर्जनों भर पर्यटन स्थल हैं जो पूरी तरह से वीरान हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, यानी घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो गर्मी का असर है, गर्मी जो ना कराए वो कम है। एक तरफ गर्मी है, लोग परेशान हैं, पर्यटन भी इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ रहा है। सब्जियां महंगी हो रही हैं, दालें महंगी हो रही हैं। हमने एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है ताकि आप ये समझ सकें कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, वहां पर गर्मी की वजह से महंगाई पर क्या असर है। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। गर्मी के कारण लोगों का हाल बुरा है।
मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, लगातार बढ़ती गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। गर्मी सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली हो या राजस्थान, यूपी हो या बिहार, हर तरफ एक जैसी तस्वीरें, एक जैसी परेशानी। गर्मी, गर्मी और बस गर्मी। राजस्थान के जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, यानी देश का अधिकांश हिस्सा गर्मी की चपेट में है। इसका असर भी दिखने लगा है। लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव से खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, दालें महंगी हो रही हैं। हीट वेव के असर को अगर देखें तो मार्च में खाद्य महंगाई दर 8.52% थी, जो कि बढ़कर अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 8.70% हो गई। उधर सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। आलू, टमाटर, प्याज के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आलू की कीमतें 42% तक बढ़ गई हैं। प्याज की कीमतें 40% तक बढ़ गई है। टमाटर की कीमतें 31% तक बढ़ी हैं। अरहर की दाल की कीमत भी 30% तक महंगी हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मॉनसून के बाद राहत की उम्मीद जताई जा रही है। विस्तार न्यूज की टीम इस भरी गर्मी में आपको ग्राउंड रिपोर्ट और हकीकत से रूबरू कराने के लिए सब्जी मंडी और अनाज मंडी पहुंची। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश का हाल देखिए। अरे सर, अब मौसम का कोई भरोसा थोड़ी है। अब अपन यहाँ खड़े, गर्मी लग रही है नहीं लग रही? गर्मी के कारण भाई ये चीज़ खराब हो जाती है। देखिए आप, डैमेज हो गई भाई। गर्मी के कारण खराब होगी, चीज़ रेट बढ़ेगी। 5-10 रुपए किलो की थोड़ा बहुत इजाफा है। पिछले सालों से तो लगभग आधे रेट है। नहीं तो पिछले साल 40-50 रुपए किलो टमाटर बिकता था, इस बार 20-25 रुपए किलो है लगभग। अगर पिछले साल से तुलना करें तो इस बार उत्पादन अच्छा होने की वजह से रेट उतने अधिक नहीं है। इस गर्मी का असर क्या पड़ेगा समय आने पर? समय आने पर गर्मी का असर तो पड़ेगा, लेकिन अब जो अपन देख रहे हैं 1 हफ्ते से काफ़ी गर्म पड़ रहा है, तो इस गर्म का असर अपन को 1 हफ्ते बाद सब्जियों में देखने मिल जाएगा। गर्मी का बहुत असर है सर, बहुत, कि आदमी से बैठे नहीं रह जा रहा है, इतनी गर्मी है। सब्जियों में हो गया, माल अगर बच गया तो सड़ गया, दूसरे दिन को बचता ही नहीं है, इतनी गर्मी है। सबके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि फ्रिज वगैरह हो, बड़ी बड़ी फ्रिज हो तो उसमें आदमी रखे। फसल भी कुछ प्रभावित होती है। कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथ में उसका खाद्यान्न का काफ़ी प्रतिशत रहता है। तो दालों का भाव ज़्यादा है। जो तबका गरीब 1-2 किलो खरीदता था, वो अभी 250 आधा किलो ही खरीद रहा है। तो महंगाई तो निश्चित ही बनी हुई है, और वो सबसे ज़्यादा प्रभावित मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को करती है। अब आप छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम क्या है ये भी देख लीजिए। प्याज भैया अभी 35 है, 30 है। आलू ना 35 है। लहसुन का रेट 80 रुपए पाव हो गया। आम आदमी के लिए जीवन यापन करना उतना इजी नहीं रह गया है। करेला मुनगा 40 है, टमाटर 30 है, भाटा 20, कुंदरू 30, बरबट्टी 30, गोभी 40। गर्मी में क्या है, इसमें खट्टे सब्जी है, जैसे कोचई है, भिंडी है, इन लोग खाते हैं, लेकिन क्या करोगे, उसमें खाने के लिए वो भी कॉस्टली है। कोचई अभी 50 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए बिक रहा है। गर्मी में क्या है, खट्टे खाते हैं, और ये मसाला वाला सब्जी तो खाते नहीं है। कुल मिलाकर गर्मी से दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ गर्मी से बेचैनी है तो दूसरी तरफ महंगाई से परेशानी, यानी गर्मी से पसीना निकल रहा है, महंगाई से तेल। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो आखिरी लाइन आपको फिर से सुना देता हूं कि गर्मी से पसीना निकल रहा है और महंगाई से लोगों का तेल निकल सकता है, निकल ही रहा है। हम बात करेंगे अपने तमाम सहयोगियों से। भोपाल, रायपुर, बिलासपुर और ग्वालियर में हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है। ग्वालियर से अनिल गौर हैं, भोपाल से हमारे साथ सूरज तिवारी हैं, रायपुर से हमारे साथ खोमन साहू हैं, बिलासपुर से आशीष दुबे हैं। शुरुआत भोपाल से करेंगे। बताइए सूरज तिवारी, आपके नाम में सूरज है, लेकिन इन दिनों जो सूरज चमक रहा है उसका असर थाली पर पड़ रहा है। जी देखिए विवेक, निश्चित तौर पर जिस तरह से गर्मी का असर है, गर्मी की दोहरी मार झेलने को पड़ रही है। एक तरफ गर्मी ने जहां आम इंसान को झुलसा है, वहीं इसी गर्मी से जो थाली पर सब्जियां जाती हैं वो भी झुलस रही हैं। और यही कारण है विवेक कि लगातार सब्जियों के दाम में अगर 1-2 हफ्ते की बात करें तो अचानक महंगाई में उछाल देखने को मिला है। जब हम किसानों के बीच पहुंचे विवेक, और किसानों से जब हमने बातें की तो उन्होंने कहा कि जो टमाटर कुछ दिन पहले 12 से 15 रुपए किलो बिकता था, वही टमाटर 25 से 30 और कहीं कहीं पर तो 35 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्याज के भी भाव जो 15 रुपए किलो, 12-15 रुपए किलो बिकते थे, थोक की बात हम कर रहे हैं, वही मार्केट में जाकर लगभग 25 से 30 रुपए किलो बिकने के लिए मजबूर है।
कारण क्या है? कारण ये है कि हर किसान के पास या हर व्यापारी के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण गर्मियों के कारण फसल खराब हो जाए, मतलब सब्जियां खराब हो जाती हैं और खराब सब्जी ना हो, यही कारण है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सब्जियां लगातार खराब हो रही हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं थाली पे असर पड़ रहा है। असर हो रहा है। खोमन की तरफ रुख करेंगे। खोमन, बताइए छत्तीसगढ़ में क्या हाल है गर्मी और गर्मी की वजह से हो रहा ये महंगाई का जो एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, सब्जियां और दालें महंगी हो रही हैं। देखिए, जिस तरीके से विवेक अगर बात की जाए तो महंगाई तो बढ़ ही रही है। टमाटर के भाव जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, आलू प्याज ये तमाम चीज़ों का भाव तो लगातार बढ़ रहा है। लोगों को महंगाई से काफ़ी दिक्कत भी होने लगी है, क्योंकि एक तरफ काफ़ी धूप भी है, लू चल रहा है, तो ऐसे में लोगों के सेहत में भी असर देखने को मिल रहा है। उल्टी दस्त लोगों को होना शुरू हो गया है। जो बेड हैं अस्पतालों के वो फुल होने लगे। तो कुल मिलाकर गर्मी अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आई है, महंगाई लेके आई है, बहुत सारा दिक्कत जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है। एक तरफ महंगाई से दिक्कत हो रहा है, लोगों के जेब खाली पड़ रहे हैं, और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो सेहत पर भी बड़ा असर गर्मी का देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, सेहत भी दुरुस्त नहीं रह पा रही है और गर्मी से थाली भी दुरुस्त नहीं है। बिलासपुर की तरफ रुख करते हैं। आशीष, जरा बताइए बिलासपुर का क्या हाल है, वहां पर नींबू के रेट क्या है? मैं नींबू के रेट इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि गर्मी में नींबू की डिमांड ज़्यादा होती है और हम ये देख रहे हैं कि नींबू के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी हिमांशु, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं घर की सब्जी खुद खरीदने जाता हूँ और पहले मैं 100 रुपये में एक झोले सब्जी यहाँ से लेकर के जाता था और आज जो है 200 से 250 रुपये में वो झोला नहीं भर रहा है। आपने पूछा था नींबू के दाम, यहाँ 100 रुपये किलो से ज़्यादा नींबू के दाम हैं और वो बिक भी रहे हैं। 3 नींबू और 4 नींबू 20 रुपये में वो रखा जा रहा है। वो ना उसके हिसाब से पाव के हिसाब से न बिककर वो गिनती के हिसाब से मतलब 5 रुपए का रेट है एक नींबू का। इसके अलावा जो फलों की डिमांड है गर्मी में खास तौर पर बढ़ जाती है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे तमाम तरह के फल यहाँ बिक रहे हैं, उनका भी दाम जो है बढ़ा हुआ है। यानी कि आशीष, हर जगह महंगाई है। और अनिल की तरफ रुख करते हैं ग्वालियर में। अनिल, सब्जियां भी महंगी हैं लेकिन दालें भी महंगी हो रही, खासतौर से लोगों की थाली में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली अरहर, जिसे तुअर दाल भी बोलते हैं, ये बड़ी महंगी हो रही है। 30 से 35 रुपए दाम बढ़ गए। बिल्कुल, देखिए सही कहा विवेक आपने। जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है और वैसे ही गर्मी में जो महंगाई की मार है वो भी लोगों पर पड़ रही है और यही कारण है कि दालों के साथ साथ जो हरी सब्जियां हैं, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो, हरी मिर्च हो या फिर आलू हो, लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगी हो चुकी हैं। लगभग दालों की अगर बात करें तो दालों में जो वृद्धि हुई है वो 20 से 30% हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी है ग्वालियर चंबल अंचल में, और गर्मी के दौरान जो किसानों के पास जो आवक होती है वह नहीं आ पाती है और यही कारण है कि जो सब्जी और जो दालों का जो भाव है वो आसमान छूता है। अक्सर हर साल यही स्थिति बनती है क्योंकि जब गर्मी का माहौल होता है तो किसानों के खेतों में फसल नहीं होती और यही कारण है कि किसान कहीं दूसरी जगह से खरीद कर लाते हैं या फिर दूसरी जगह से सब्जी आती है तो उसका जो सब्जी का जो आवक है वह पूरी तरीके से नहीं हो पाती और यही कारण है कि जो दामों में वृद्धि है वो गर्मियों में अक्सर देखी जाती है। बिल्कुल, और ये वृद्धि दिख रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक तस्वीर सामने आई है, हालांकि ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नहीं है, लेकिन इस तस्वीर को आपको देखना जरूरी है। किस तरह से एक बड़ा हादसा टला है इस तस्वीर में आप देखिए। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है केदारनाथ में। ये हेलीकॉप्टर को लैंड करना था, लेकिन आप देखें कि आखिरी मूवमेंट पर 100 मीटर पहले ही जहां पर इसको लैंड करना था वहां पर ये क्रैश होते होते बचा है। बाल बाल बच गए इस हेलीकॉप्टर में सवार लोग। सिरसी हेलीपैड से ये हेलीकॉप्टर उड़ा था। आप देखिए दूसरा एंगल, आपको दूसरे एंगल से भी इस तस्वीर को दिखा रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर आप देखिए यहां उतरने ही वाला था। लोग इंतजार भी कर रहे थे क्योंकि इसी हेलीकॉप्टर से एक के बाद एक लोग उतरते हैं, दूसरे लोग चढ़ते हैं, लेकिन इसी दौरान इसका बैलेंस गड़बड़ाया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पायलट सूझबूझ वाला था, समझदार था, एक्सपीरियंस था, तो उसने एक बड़ा हादसा टाल दिया। क्योंकि गनीमत यह रही अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती, जरा सी भी लापरवाही हो जाती तो इस हेलीकॉप्टर में सवार 6 लोगों की जान जा सकती थी। हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है। बताया यह जा रहा है कि सिरसी हेलीपैड से 5 यात्रियों को लेकर ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम जा रहा था। इसी दौरान कंट्रोल बिगड़ा, लेकिन गनीमत रही कि 100 मीटर पहले ही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग
करा दी गई। बाल बाल यात्री बच गए। तस्वीरें आपके सामने। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 29 लोकसभा सीटों के लेकर 4 जून को परिणाम सबके सामने आएगा ही। 543 सीटों में से 29 सीटों को लेकर भी इंतजार यहां पर लगातार बना हुआ है। मतगणना के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के बाद बीजेपी भी काउंटिंग से पहले ट्रेनिंग देने जा रही है। हर जिले में अलग अलग मतगणना प्रभारी बनाए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत संगठन के तमाम बड़े नेता इसकी बाकायदा निगरानी भी करेंगे। काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी को लेकर कैसे आपत्ति लगाई जाए, अगर कोई दिक्कत आती है, ऐसा लगता है कि काउंटिंग ठीक नहीं हो रही है, तो क्या कहना है, कैसे करना है, ये सब जानकारी दी जाएगी इस ट्रेनिंग में। पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग देंगे बीजेपी के मास्टर ट्रेनर्स। सुबह 6 बजे स्ट्रांग रूम पहुंचेंगे पोलिंग एजेंट। और 4 जून का जिसका इंतजार पूरे देश को है, आपको भी है, हमें भी है, जब ईवीएम खुलेंगी तो उनकी सील चेक होगी। इन एजेंट का काम होगा कि काउंटिंग जिस तरह से चल रही है वो ठीक है या नहीं। तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी इसकी लेकर तैयारी है। छत्तीसगढ़ की भी 11 सीटों पर चुनाव परिणाम 4 जून को सामने आ जाएंगे, लेकिन परिणाम के दौरान एक एक जानकारी मिलती रहे। एजेंट काउंटिंग सेंटर पर एक्टिव रहे, इसके लिए वॉर रूम तैयार किए गए हैं। और सिर्फ किसी एक पार्टी में नहीं, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में वॉर रूम की तैयारी है। प्रभारी सौंप दिए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से उन्हें प्लानिंग करनी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 4 जून को देश भर की 543 लोकसभा सीट को लेकर चुनाव का परिणाम सामने आएगा। इनमें 11 सीट छत्तीसगढ़ की भी है, जहां के परिणाम पर नजर बनाए रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी 11 लोकसभा सीटों में होने जा रहे मतगणना को लेकर जहां एजेंट तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं एजेंटों के माध्यम से गणित भी बैठाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों के वॉर रूम में लगातार सीक्रेट प्लान बनाए जा रहे हैं। वॉर रूम को लेकर कांग्रेस वॉर रूम के प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के वॉर रूम प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी वॉर रूम के निर्देश पर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वॉर रूम की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक सभी लोकसभा के प्रभारियों की आयोजित की गई है। इस बैठक में मतगणना की तैयारियों के विषय में चर्चा की गई है और हम यह पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और खासकर हमारे मतगणना एजेंट यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना का कार्य निष्पक्ष रूप से बिना किसी गड़बड़ी के हो और इस दिशा में हर आवश्यक कदम हमारे द्वारा उठाया जाए। मतगणना को लेकर जहां कांग्रेस ने पूरी कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी के वॉर रूम में भी लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है। सभी एजेंट को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं विवाद की स्थिति बनती है तो इसकी सूचना सीधे केंद्रीय कार्यालय तक पहुंचेगी। इसके बाद केंद्रीय कार्यालय के कमांड पर बैठे बड़े नेता उस पर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय वॉर रूम सक्रिय नजर आ रहा है। बीजेपी के वॉर रूम की रणनीति को लेकर बीजेपी वॉर रूम के प्रभारी सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में वॉर रूम बनाए गए हैं। केंद्रीय कार्यालय से प्रदेश के सभी वॉर रूम पर नजर रखी जाएगी। पूरे तरह से कनेक्टेड रहेंगे। जो हमारे वहाँ पर अधिकारी के रूप में जो कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे, जो वहाँ रहेंगे, वो सीधे सीधे जो है हर पल की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय वॉर रूम बना हुआ है वहाँ पर उसकी पूरी जानकारी जो है, यहाँ तक कि पूरी 11 लोकसभा की जानकारी जो है पूरे प्रदेश कार्यालय से हम जोड़ कर रखे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के धड़कनें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी तेज है। चुनाव प्रबंधन और रणनीतियों को लेकर तैयार किए गए वॉर रूम में भी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि वॉर रूम में बनी रणनीति चुनाव परिणाम के वक्त किस तरह से काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आइए बात करते हैं नक्सलियों की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार और देश की सरकार मिलकर नक्सलियों के लिए 2 ऑप्शन सामने रखे हुए हैं। या तो बंदूक छोड़ दो, या फिर अगर बंदूक चलाओगे तो फिर जान से हाथ धो बैठोगे। नक्सलियों के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। नक्सलियों से अपील की जा रही है कि खून खराबा छोड़ो, मुख्य धारा से जुड़ जाओ। छत्तीसगढ़ सरकार का ये एक्शन प्लान
लगातार सक्सेस हो रहा है। एक के बाद एक नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनको ढेर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए जिसमें पुनर्वास से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए उन पर लगातार प्रहार जारी है। फिर जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है। नारायणपुर बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में प्लाटून नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों को लेकर जवानों को पुख्ता जानकारी मिली थी। इसी सूचना पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले के डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के साथ एसटीएफ की टीमें सर्च अभियान पर निकली थी। तभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन जवानों ने जवाब दिया और मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर थे और उस समय मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में वर्दीधारी, हथियारधारी 7 नक्सली और एक आज उसमें और स्पष्ट हुआ, तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ऑपरेशन के साथ साथ लगातार नक्सलियों से अपील कर रही है, उनसे आत्मसमर्पण और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कह रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आत्मसमर्पण करने पर नई पुनर्वास नीति का भरोसा दे रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस नासूर से मजबूती के साथ लड़ाई जारी है, लेकिन हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। यही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार खुद नक्सलियों से ही उनके पुनर्वास को लेकर सुझाव मांग रही है। ईमेल और गूगल फॉर्म के जरिए नक्सली ये बता सकते हैं कि पुनर्वास नीति कैसी होनी चाहिए। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है और उसे बेहतर बनाने के लिए वो किसी भी राज्य में जाकर अध्ययन करने को तैयार है। लेकिन मुख्य विषय ये है कि न अधिकारियों को समर्पण करना है, न पत्रकारों को, न शासन में बैठे लोगों को और न ही आमजनों को। समर्पण माओवादियों को करना है और ये पहल उन्हीं के लिए है। नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें, अच्छा जीवन जिएं, पुनर्वास करें। कोई विशेष बात हो तो वह भी हमको स्पष्ट करें, जिसके लिए पहले ही गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी वगैरह जारी किया गया है। साथ ही साथ वार्ता करें, लक्ष्य क्या है निर्धारित करें। सरकार का भी लक्ष्य क्षेत्र की उन्नति है और अगर उनका भी लक्ष्य यही है तो रास्ता भी एक हो सकता है। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। इस पर चर्चा करनी चाहिए। आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति क्या है। दरअसल राज्य सरकार ने नक्सलियों से बातचीत के लिए सभी रास्ते खुले रखे हैं। राज्य सरकार ने नियत नेल्लार योजना के तहत गांव में सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, जल और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने समानता और विकास का माहौल भी बनाया है। नक्सल विरोधी अभियान और मुठभेड़, नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के पूरे विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। नियत नेल्लार योजना के तहत राज्य सरकार ने पूरी योजना बनाई है। नियत नेल्लार स्थानीय दंडामी बोली है, जिसका मतलब होता है आपका अच्छा गांव। इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद गांव में सुविधाएं और लाभ पहुंचाए जाएंगे। बता दें कि बस्तर में 14 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। ये शिविर नई योजना को धरातल पर उतारने और सुविधाजनक बनाने में भी मदद करेंगे। नियत नेल्लार के तहत ऐसे गाँव में करीब 25 बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार भी नक्सलियों से पूछकर चलाई जा रही है। सरकार की पहल से साफ है कि सरकार के पास कोई योजना नहीं, सरकार अभी भी कंफ्यूज है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि जिस कैंप और कोर एरिया में विकास को लेकर सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, वो सब उनकी सरकार ने किया।
नक्सल नीति पे ही विरोधाभास है। कभी केंद्र सरकार अलग बोलती है, केंद्र गृह मंत्री अलग बोलते हैं, तो कभी राज्य के गृह मंत्री अलग बोलते हैं, कभी मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं। नक्सल नीति पे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफ्यूज है और दुर्भाग्य ये है कि पुनर्वास नीति पे उनसे सुझाव मांग रहे। क्या सरकार के पास कोई प्लान नहीं है क्या? जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, देखिए हमारे शासन के पहले जो सत्ता में थे वो बफर जोन में ही कैंप खोले थे। रिकॉर्ड आप निकाल के देखें, जितने भी कोर सेक्टर में, कोर एरिया में जितने भी कैंप खुले हैं वो हमारे शासनकाल में खुले हैं। मिनपा से लेके सब तक जितने भी हैं, चाहे वो अबूझमाड़ के क्षेत्र में कहें, चाहे आप दंतेवाड़ा बीजापुर की बात करें या फिर सुकमा जिले की बात करें, सब में कोर सेक्टर में और सड़कों के जाल भी बिछाया, बिजली की भी व्यवस्था की और सारी सुविधाओं की व्यवस्था की। राशन कार्ड तक तो नहीं बने थे, जॉब कार्ड नहीं बने थे, सबको बनाया हमने। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के साथ ही सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। नक्सली अगर अपनी करतूत जारी रखेंगे तो उनकी खैर नहीं, लेकिन अगर खून खराबा छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो उनसे कोई बैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इधर बस्तर में लगातार मुठभेड़ से बौखलाए और सरकार की तरफ से शांति वार्ता की पहल को लेकर नक्सलियों ने प्रतिक्रिया भी दी है। सरकार की तरफ से शांति वार्ता की पहल को लेकर अब नक्सलियों ने पत्र जारी किया है। नक्सलियों की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि हम खून खराबा रोकने के लिए वार्ता के लिए तैयार हैं। यह पत्र हार्डकोर नक्सली और सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रताप ने मीडिया को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बस्तर में हो रहे खून खराबा को रोकने के लिए हम वार्ता के लिए तैयार हैं। इस बीच एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है भोपाल से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट लेट हो गई है। खबर है फ्लाइट लेट होना अमूमन ये ऐसा होता रहता, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? गर्मी के चलते इंजन की कैपेसिटी कम हो गई है और गर्मी कम होने का इंतजार किया जा रहा है। गर्मी कम होगी तब ये फ्लाइट टेक ऑफ होगी। 13 पैसेंजर की हैदराबाद से है कनेक्टिंग फ्लाइट, ये सबसे बड़ी बात है। विमान ओवरलोड है, ओवरलोड का मतलब है कि पूरी तरह से फुल है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस विमान के अंदर की 72 सीटर ये प्लेन, जहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं। कोई उतरने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हर किसी को जाना है, रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन अब इंतजार किस बात का हो रहा है? गर्मी का। तो इतनी भीषण गर्मी है कि प्लेन भी नहीं उड़ पा रहे हैं फुल कैपेसिटी के साथ। डेस्टिनेशन तक ले जा सकेंगे। हमें बेहद खेद है कि ये फ्लाइट डिले है। ये हमारी फ्लाइट डिले इसलिए है क्योंकि बाहर का तापमान काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। उसकी वजह से हम केवल एक अमाउंट का ही वेट ले जा सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, हम वो वेट इंक्रीज कर सकते हैं। शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि तापमान थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंजन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी और हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जा सकेंगे। हमें बेहद खेद है कि तो सुना आपने, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है पायलट के द्वारा इस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों के लिए कि हमें खेद है, हम उड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो तापमान है वो ज्यादा है और इसने इतने ज्यादा तापमान के साथ फुल कैपेसिटी के साथ इतने वजन के साथ उड़ा नहीं जा सकता। लिहाजा अब थोड़ा सा इंतजार इस बात को लेकर किया जा रहा है कि तापमान कम हो, उसके बाद ये फुल कैपेसिटी के साथ विमान उड़ पाएगा। इसमें दो सवाल बड़े हैं, एक ये कि गर्मी का असर सब जगह पड़ रहा है, प्लेन भी टेक ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, इंजन की कैपेसिटी कम हो रही है। दूसरी खबर यह है कि विमानन कंपनियां अपनी जेब भरने के लिए सारे टिकट्स तो बुक कर लेती हैं, लेकिन क्या उनको ये नहीं पता है कि गर्मी के चलते विमान की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो टिकट्स थोड़े से कम बुक करने चाहिए। ये अपने आप में बड़ी बात है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये फ्लाइट भोपाल से हैदराबाद जा रही थी, इंडिगो की फ्लाइट है, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट किया गया है।
और आइए बात करते हैं सागर संभाग की, जहां पर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी गेहूं को गीला करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। फूड इंस्पेक्टर के प्रतिवेदन पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। समिति प्रबंधन हेमंत तिवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सरकारी वेयरहाउस से वीडियो आए थे सामने। विस्तार न्यूज ने इस खबर को 18 मई को दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, असर हुआ है। और अब यहां पर ये खबर का असर की तस्वीर आपके सामने, इस तरह से ये गड़बड़ झाला किया गया था, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। उधर एक और बड़ा एक्शन हुआ है। गेहूं खरीदी और वेयर हाउस में उनको रखरखाव को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई थी, अब इस पर कार्रवाई हो गई है। भोपाल से खबर है, गेहूं खरीदी और वेयर हाउस में हुई गड़बड़ी पर कार्रवाई की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव लोकेंद्र जाटव को हटाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि सतना, जबलपुर और सागर जिले में गेहूं के रखरखाव में गड़बड़ी सामने आई थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर चुकी है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है और हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। विवेक, ये बड़ा एक्शन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि कई जगहों से शिकायतें आ रही थी कि गेहूं की खरीदी और उनके रखरखाव में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के सीनियर मोस्ट अफसर है लोकेंद्र जाटव, उन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी थी, जिसके तहत गेहूं का उपार्जन होना था, साथ ही उसे वेयर हाउस तक पहुंचाना था। लेकिन कई जिलों में ऐसी गड़बड़ी सामने आई, जिससे राज्य सरकार ने फिर कार्रवाई की और सागर, जबलपुर, सतना, यहाँ पर 3 जिलों में सबसे ज़्यादा गंभीर लापरवाही सामने आई और गेहूं के रखरखाव में सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकेंद्र जाटव को एक तरफ हटाया भी गया है, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 31 जुलाई से पहले बजट सरकार को पेश करना है। और ऐसे में लोकेंद्र जाटव, जो कि लंबे समय से सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, उन्हें पता है कि सरकार कहां कहां खर्च कर सकती है, कहां कहां सरकार को इनपुट टैक्सेस मिलते हैं। तो इस लिहाज से उन्हें वित्त विभाग में सचिव बनाया गया है। इसके अलावा आयुक्त कोष एवं लेखा की जिम्मेदारी गई है। फ्रैंक नोबल को जिम्मेदारी बदल दी गई है। अब उम्मीद है कि जो नई जिम्मेदारी लेंगे वो अपना काम ठीक से करें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इधर खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर ईओडब्ल्यू ने कोयला घोटाले में जेल भेजी गई निलंबित आईएएस रानू साहू और राज्य सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया को 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। कोयला घोटाले को लेकर सियासत भी हो रही है, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले में ईडी की रिपोर्ट पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस मामले में एसीबी की टीम ने जांच शुरू कर दी है। अब तक कोयला घोटाले में आरोपियों पर कोल परिवहन में कोयला एजेंसियों से प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूलने का आरोप है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया है, जिसमें पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का केस दर्ज किया गया था। अधिकारियों के अलावा कई नेता ईडी के जांच के दायरे में हैं। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, आईएएस समीर विश्नोई सहित 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 222 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। मामले को लेकर कारोबारी सूर्यकांत तिवारी अब भी जेल में बंद हैं। तो वहीं इस मामले में जेल में बंद समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग से पूछताछ हो चुकी है। वहीं अब ईओडब्ल्यू के अधिकारी आमने सामने बैठकर दोनों से पूछताछ करेंगे। आने वाले दिनों में कई और नामों का खुलासा हो सकता है। वहीं ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच पर सवाल उठाए, तो वहीं भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार भी किया है। फैसला कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला करते हैं कैबिनेट में वो बजट में शामिल नहीं होता। आप पीएससी के बारे में आप राज्यपाल के भाषण में डलवाया, खुद के भाषण में करवाया। 6 महीना हो गया, अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है। जांच क्या करेंगे? केवल आप राजनीतिक लाभ के लिए बोले ताकि लोग धीरे धीरे भूल जाएं। कार्रवाई करें ना, गलती करें, जो गलत किया उसे फांसी टांगे। जो सच है उसकी जानकारी के लिए जिसको जिसको सौंपना पड़ेगा उसको सौंपा जाएगा। बात पक्की होनी चाहिए, बात पक्की होनी चाहिए।
ईओडब्ल्यू के अधिकारी कोल घोटाले से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई राजनेता और अधिकारियों से भी ईओडब्ल्यू के अधिकारी इंक्वायरी करने वाले हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कोल घोटाले में और कितने नाम सामने आते हैं। खोमन साहू, विस्तार न्यूज। आपने गुलाब जामुन खाया है? खाया होगा, जरूर पसंद भी होगा। आइए अब आपको गुलाब जामुन पेड़ों पर दिखाते हैं। पेड़ों पर भी गुलाब जामुन लगते हैं, लेकिन ये वो वाला गुलाब जामुन नहीं है जो आप हलवाई की दुकान पर खाते हैं। ये गुलाब जामुन, इसे हम कहते हैं एप्पल रोज। खबर है छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से। ये एप्पल रोज वैसे ही दिखते हैं, गोल गोल, लेकिन रंग वैसा नहीं होता जैसा गुलाब जामुन का होता है, लेकिन इनका स्वाद और गंध गुलाब जामुन के जैसे ही होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई पीढ़ियों से यहां पर गुलाब जामुन का लोग स्वाद ले रहे हैं। साथ ही साथ इस फल का इंतजार भी होता है। फरवरी महीने में ये फल लगना शुरू होता है और इन दिनों पककर तैयार हो जाता है। गुलाब जामुन गोल अमरूद की जैसे भी लगते हैं, लेकिन ये फल बड़े लजीज होते हैं, इसलिए इन्हें गुलाब जामुन कहा जाता है। हालांकि आप कहेंगे कि गुलाब जामुन से इसकी तुलना करना बेईमानी है, लेकिन क्या करें, यहाँ के लोग गुलाब जामुन ही से बोलते हैं क्योंकि उनका कहना है कि इसका स्वाद और गंध गुलाब जामुन के जैसे ही है। फिलहाल यहाँ पर हम 15 संभाग 15 खबर में आज के लिए इतना ही।